नाज़रीन, ट्रंप ने जो ये अनाउंसमेंट की है कि ईरान की तवील अरसे तक नाकाबंदी की जाएगी, उसके बाद सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा डेटरेट हो रही है क्योंकि ईरान इस नाकाबंदी को जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो अब ईरान की जानिब से अब तक की सबसे बड़ी स्टेटमेंट आ रही है। ईरान की जानिब से मिलिट्री अटैक का ऐलान किया गया है, वार्निंग जारी की गई है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका इस ब्लॉकेड को खत्म नहीं करता तो फिर ईरान एक अनप्रेसिडेंटेड मिलिट्री रिस्पांस जो देने जा रहा है। और एक्चुअली अगर आप देखें तो ये एक डिसेप्शन है जो ईरान के साथ किया गया है। देखिए, ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत हुई, एक इलीगल वॉर है। ईरान उसके बावजूद जो है वो सीज फायर पर एग्री हुआ, और सीज फायर पर एग्री होने का मकसद ये था कि एक एग्रीमेंट की तरफ जब ले जाया जाए सूरत हाल को। लेकिन उसके फौरी बाद क्या हुआ, अमेरिका ने अपना ब्लॉकेट जब वो अनाउंस कर दिया। भाई, जब आप सीज फायर, खुद अमेरिका ने सीज फायर मांगा ईरान से, खुद अमेरिका ने सीज फायर मांगा ईरान से, जिसको बहुत सारे जराए जब वो कंफर्म कर चुके हैं। और आप खुद सोचिए, ये अमेरिका और इजराइल जो है ये कभी सीज फायर पर एग्री होते भी नहीं है। हमास, फलस्तीनी, लेबनीज, इनसे कब से सीज फायर मांग रहे हैं, ये उनको सीज फायर नहीं देते। तो इनका एग्री होने का मतलब ही यह है कि सीज फायर इनकी जरूरत थी, ना कि ईरान की। तो ईरान ने गुड फेथ में इस सीज फायर पर एग्री किया ताकि एक कंप्रीहेंसिव एग्रीमेंट की तरफ जाया जाए। उसके ऊपर अमेरिका ने अपना ब्लॉकेड अनाउंस कर दिया। देखें क्या जस्टिफिकेशन है एक मुल्क के ऊपर ब्लॉकेड अनाउंस करने की, किस जस्टिफिकेशन। ये कितना बड़ा जोक है कि वो सीज फायर पर एग्री हुए और ऊपर से इन्होंने उन पर ब्लॉकेड अनाउंस कर दिया है। तो ये तो बड़ी मक्कारी है ना कि आप अपनी शिकस्त को फतह में बदलने की जो कोशिश कर रहे हैं और आप इस टूल के जरिए ईरान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान चाहता है कि वहां पर इंटरनेट खुले, वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो, मामलात नॉर्मल अंदाज की तरफ वापस आए, क्योंकि ठीक है ना, एक जंग का जो साया है वो जरा हटे। तो वो ब्लॉकेड अनाउंस करके बैठे हुए हैं। फिर एक और बड़ा मसला है। मसला यह है कि जो तेल के कुएं होते हैं उनकी एक टेक्निकल बात है। टेक्निकल बात यह है कि जो उनकी प्रोडक्शन जारी है तो आपने ऑयल निकालते रहना है। अगर आप वहां से ऑयल नहीं निकालेंगे तो वो तेल के कुएं जो वो नकारा हो जाएंगे। फिर उनसे दोबारा प्रोडक्शन जारी करने के लिए आपको कई महीनों और या उससे भी ज्यादा अरसा जो वो लग सकता है। ये इस तरह का प्रोसेस नहीं है कि आपने एक बटन दबाया तो वो बंद हो गया और फिर बटन दबाकर जो है वो ऑन करके दोबारा से प्रोडक्शन शुरू कर दी। ऐसा नहीं होता है। तो जहां से ऑयल निकल रहा है, जो जहां से प्रोडक्शन हो रही है, जो तेल के कुएं चल रहे हैं, तो वहां से आपको मुसलसल ऑयल निकालते रहना है। अब ईरान क्या कर रहा है, क्योंकि आगे ऑयल तो उस हिसाब से सेल नहीं हो रहा, तो ईरान जो है वो स्टोरेज कर रहा है। ईरान जो है वो ऑयल को स्टोर कर रहा है, टैंकर्स के अंदर स्टोर कर रहा है। जो खारज आइलैंड है जहां पर फैसिलिटीज मौजूद हैं वहां पर ऑयल को जब वो स्टोर कर रहा है। लेकिन ईरान के पास जो स्टोरेज फैसिलिटी है वो 12 से 22 दिन की रह गई है। 12 से 22 दिन अगर ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहा तो फिर ईरान अपना ऑयल स्टोर नहीं कर सकता। तो अगर वो फिर पीछे से प्रोडक्शन बंद करेगा तो वो तेल के कुएं जो नकारा हो जाएंगे। तो ये एक बड़ा मसला है। और वैसे भी एक ब्लॉकेड इलॉजिकल और इलीगल ब्लॉकेड है, उसको कैसे कायम रखा। ये तो अपनी शिकस्त को फतह में बदलने की एक साजिश है। एक शिकस्त हुई या वो तरह तरह के टूल्स इस्तेमाल करके इसको अपनी फतह में बदलना चाह रहे हैं। ये ईरान किसी सूरत जब वो कबूल नहीं कर सकता है। तो अब जो मिलिट्री कमांड है ईरान की, वहां से ये मैसेज आ रहा है, पॉलिटिकल कमांड से नहीं आ रहा है। और मैं उनकी स्टेटमेंट आपके सामने रखूंगा, फिर सूरत हाल आपके सामने वाज़ेह होगी। लेबनान की सूरत हाल बतदरीज खराब है। अब लेबनान का सदर ये कह रहा है कि हम इजराइल से कोई मुज़ाकरात नहीं कर सकते जब तक ये सीज फायर पर मुकम्मल एग्री ना करें। यह आज उसको ख्याल आया है, बट अभी भी इस गवर्नमेंट को काम करना बहुत बाकी है। इन पर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। लेबनीज आर्मी के लोग शहीद हुए हैं, पैरामेडिक्स जब वो शहीद हुए हैं। अभी एक फैमिली के ऊपर अटैक हुआ है जिसमें औरतें और बच्चे जब वो शहीद हुए हैं, और इनके काम चेक करो, ये उल्टा जब हिजबुल्लाह को कसूरवार जब ठहरा रहे हैं। तो ये बड़ा बेरहम मामला है लेबनान का। अच्छा, अब इजराइल ये कह रहा है कि वो सीरिया में भी सेटलमेंट्स बनाएगा। सीरिया के जो इलाके इजराइल के कब्जे में आ चुके हैं, इजराइल ने वहां पर सेटलमेंट्स को एक्सपैंड करने का ऐलान कर दिया है। अब इसका जवाब अल-शरा क्या देगा। देखिए, अल-शरा जो है ना एक बड़ा मिस्टीरियस कैरेक्टर है। वो आखिर में किसका बनकर निकलेगा, या क्योंकि तुर्की भी उसको सपोर्ट करता है, सऊदी अरेबिया भी करता है, नेतन्याहू ने उसके लाने का क्रेडिट लिया, यूक्रेन ने उसके लाने का क्रेडिट लिया, यूरोप ने लिया, अमेरिका ने लिया। तो वो रीजन का है या इजराइल का है, ये बहरहाल आखिर में पता चलना है। वो बड़ा एक मिस्टीरियस सा करैक्टर है जो ईरान और हिजबुल्लाह को अपना दुश्मन कहता है लेकिन इजराइल को अपना दोस्त कहता है। वो इजराइल जो सीरिया की जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है। अल-शरा ने आकर गुलान हाइट्स की वापसी का मुतालबा नहीं किया और नेतन्याहू ने इसके लाने का क्रेडिट लिया। उर्दगान का मैसेज है रीजनल कंट्रीज के लिए कि उर्दगान ने रीजनल लीडर्स को कहा है कि अपने फिरके भुलाकर होल्ड फास्ट टू टुडेज ब्रदरहुड, यानी लीव यूर सेक्टेरियन, शिया सुन्नी, इसको फिलहाल भुलाकर जो है ब्रदरहुड के साथ जब वो खड़े हो जाओ, भाईचारा, अखुवत और भाईचारे के साथ जब खड़े हो जाओ। यानी
ये जो एक पुरानी डिवीजन है, और इस डिवाइड एंड रूल को इसराइल ने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है, शिया सुन्नी। तो आज उर्दगान कह रहा है कि इसको भुलाकर जब हम सबको मुत्तहिद होने की जरूरत है, ये उन्होंने रीजनल लीडर्स के नाम जो पैगाम जारी किया। अब मैं ईरान की जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करता हूं। ईरान की स्टेटमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखें, ये IRGC की स्टेटमेंट है, मिलिट्री कमांड की स्टेटमेंट है। वो कह रहे हैं कि भाई हमने तो ये मौका दिया था कि चलो हम डिप्लोमेसी को एक चांस देते हैं, ये तो कहानी कोई और शुरू हो गई है। जंग हमने जीती है, ये किस चीज का ब्लॉकेट जब लगा के बैठे हुए हैं? किस चीज का ब्लॉकेट है भाई? किस जस्टिफिकेशन के साथ है? तुमने हमसे सीजफायर रिक्वेस्ट किया है, हमने सीजफायर किया, ऊपर से तुम ब्लॉकेट। तो फिर अगर तुमने यही करना है तो हम एक मिलिट्री रिस्पॉन्स देने जा रहे हैं, बराह रास्त हमला हम करने जा रहे हैं। ईरान की मिलिट्री कमांड ये कह रही है। ईरान में कैरी आउट अ मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट द US सीजोर ऑफ ईरानियन शिप्स। अब देखना, ईरान के टैंकर्स एक के बाद एक पकड़े जा रहे हैं। ईरान कह रहा है कि हम इसके जवाब में मिलिट्री रिस्पॉन्स जब देंगे। सुप्रीम मिलिट्री कमांड ये देख रही है द नेसेसिटी, इस बात की अशद जरूरत है कि एक डिसाइसिव रिस्पॉन्स दिया जाए टू डेफिनेटली एलिमिनेट द US सीज ऑप्शन। वो ये कह रहे हैं कि ईरान की जो सुप्रीम मिलिट्री कमांड है वो ये समझती है कि वक्त की ये जरूरत है कि एक फैसला कुन हमला किया जाए, ताकि इनका ये जो ब्लॉकेड है ये हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। दोबारा ये इस पोजीशन में ना रहें कि इनका ये ब्लॉकेड यहां पर जब कायम रख सकें। और लेबनीज मीडिया इसको कोट कर रहा है, अमेरिकन मैरीटाइम पायरेसी, ये तो बाकायदा पायरेसी है ना, जैसे बहरी कजाक हैं। तो मतलब आप लूट रहे हैं टैंकर्स और कब्जे कर रहे हैं। भाई किस दस कितने हजार किलोमीटर दूर से आकर ये जनाब अली यहां पर ब्लॉकेड लगा के बैठे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। विल सून बी कन्फ्रंटेड विद एन अनप्रेसिडेंटेड मिलिट्री ऑपरेशन। अब ये ट्रम्प निजामी एक और गेम खेल रही है ना कि हम तो ब्लॉकेड करके बैठे हुए हैं, अगर ईरान अटैक करेगा तो फिर ये बताएंगे अपनी ऑडियंस को कि देखो ये ईरान ने हमारे पर हमले में पहल कर दी। तो वो जिसने रियलिटी देखनी है वो देखेगा, जिसने नहीं देखनी वो नहीं देखेगा। हमला ईरान पर हुआ, दुनिया ने कंडेम नहीं किया, तो जो दुनिया ने सोचना है फिर वो सोचती रहे। तो ईरान कह रहा है कि ये भूल जाएं कि हम फिर खामोश बैठे रहेंगे, हम जब रिस्पॉन्ड करने जा रहे हैं, अनप्रेसिडेंटेड मिलिट्री ऑपरेशन हमारा होगा। फिर इसको अल जजीरा लिख रहा है, अ हार्श रिस्पॉन्स इज नेसेसरी इफ वाशिंगटन कंटिन्यूज इट्स इलीगल मैरीटाइम ब्लॉकेड ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। हार्श रिस्पॉन्स जब हम देने जा रहे हैं, सारा मीडिया काफी खलबली मच गई है ना। देखें, अब डेफिनेटली IRGC ने जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको एक आगे लगाया कि भाई ठीक है आप डिप्लोमेसी करें। तो ये डिप्लोमेसी का नतीजा निकला है। यानी ये जो हार्ड लाइनर वॉइसेस होती हैं हर मुल्क के अंदर, जो कि ईरान के अंदर भी हैं, तो वो तो नहीं चाह रहे होंगे कि सीजफायर हो, क्योंकि ईरान तो उसका अपर हैंड था। तो बहुत सारे वहां पर ये एडवाइस कर रहे होंगे कि हमें सीजफायर नहीं करना है, लेकिन फिर भी ईरान ने सीजफायर किया। तो ये सिला मिला है उस सीजफायर का। जब दुनिया ने कुछ करना नहीं है तो फिर ईरान अपने हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा। और ये आप देखिए कि ईरान ने जो रिस्ट्रेंट किया, ईरान की आर्म्ड फोर्सेस, अब ये अल्फाज देखिए कि ईरान की आर्म्ड फोर्सेस ने जो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और सीज फायर पर वो एग्री हुए, असल में उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी थी फॉर डिप्लोमेसी टू गिव वाशिंगटन टाइम टू अंडरस्टैंड ईरान कंडीशन, कि इतना टाइम अमेरिका को मिल जाए कि वो ईरान की कंडीशंस को समझ सके। ये हमने उनको टाइम दिया था। ये तो कुछ और ही समझ रहे हैं, ये तो इसे हमारी कमजोरी समझ रहे हैं, ये तो फिर अपनी साजिश और चालाकियों के ऊपर उतर आए हैं। तो फिर हम इनको उसी अंदाज में डील करेंगे। देखिए ना, बात यह है कि जब सीज फायर हुआ है तो क्या मैसेज डिलीवर हुए कि जी अमेरिका अब ठीक है कि जंग उसने कर ली है, वो चाह रहा है कि इससे निकले और आप एक फेस सेविंग दें और ये करें वो करें। ये मैसेज डिलीवर हुआ ना। तो अब जनाब अली यानी अमेरिका फिर ब्लॉकेट लगा के बैठ जाएगा। भाई ईरान ने उनको एक चांस दिया है फेस सेविंग का और निकलने का, तो वो तो कुछ और ही इरादे रख के बैठे हुए। ईरान ने जो गुड फेथ में एक इकदाम उठाया, ये अपने आप को बहुत यानी कि सियाने समझ रहे हैं, बहुत ओवर स्मार्ट समझ रहे हैं। तो ईरान ने कहा कि ये यहां पर चलेगा नहीं ये मामला। तो ये ईरान की आर्म्ड फोर्सेस ने एक चांस दिया था कि आप हमारी कंडीशंस को समझ लें, आप तो कुछ और ही समझ रहे हैं। इफ अमेरिकन कंटिन्यूज एंड रिजेक्ट ईरान कंडीशंस then the enemy must expect soon a different kind of response on its siege। तो ये बहुत जल्द होगा। ईरान ज्यादा देर इसको अफोर्ड नहीं करेगा ये बात ध्यान रखें। और मैंने आपको स्टोरेज का टाइम भी दे दिया है, 12 से 22 दिन। ये 1 हफ्ते 10 दिन 20 दिन के अंदर ईरान जो रिस्पॉन्ड कर सकता है। और उन्होंने कहा है कि ईरान कंट्रोल ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज परमानेंट, ये ईरान के MP जब बता रहे हैं। और व्हाइट हाउस ने बताया है कि ट्रंप ने
ऑयल कंपनीज के जो सरबराहान हैं उनके साथ मुलाकात मुकम्मल कर ली है और उसमें डिस्कस ये किया गया है कि अगर कई महीने ब्लॉकेट जारी रखना है ईरान पर तो उसके नतीजे में जो ऑयल प्राइसेस और जो क्राइसिस पैदा होगा उसको कैसे मैनेज करना है। तो ये ऑयल जो सरबराहान है ऑयल कंपनीज के उनके साथ ये ट्रंप ने डिस्कस किया, यानी ट्रंप ये प्लान कर रहा है कि वो कई महीने का ब्लॉकेट जब ईरान पर जारी रखेगा। तो देखें ब्लॉकेट का मकसद क्या है, चूंकि इस जंग से पहले जून में जंग हुई जिसमें बहुत नुकसान हुआ ईरान का इस सेंस में कि भाई जंग में आपका पैसा बहुत लगता है, फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी मुतासर है, फिर ऊपर से सैंक्शंस हैं। अब ये इतनी महंगी जंग हुई 40 दिन की जंग, तो अब ऊपर से फिर वही प्रेशर और कंटेनमेंट और सैंक्शन लगा के रखना, यानी कि ईरान को कोलैप्स ही की तरफ धकेलने की यह साजिश है, वही जिसके लिए बमबारी शुरू की गई थी। यहां भी मकसद वही है, ईरान को डिस्टेबलाइज करना। तो उधर ट्रंप तैयारी कर रहा है कई महीने का ब्लॉकेट जारी रखने के लिए। ईरान इसको कैसे कबूल करेगा जो जीता हुआ है, जंग ईरान जीता हुआ है। तो वो अमेरिका जो कंडीशंस मनवाने की कोशिश कर रहा है, ईरान इसको नहीं मानेगा। और अगर दुनिया ने आगे बढ़कर सही बात ना की कि भाई आप सीज फायर के वायलेशन कर रहे हैं, तो फिर ईरान जब रिस्पॉन्ड करने जा रहा है। ये ईरान का मैसेज बेसिकली रीजन को भी और सारी दुनिया को भी है। अमेरिकन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ये बता रही है कि जंग से लेकर आज तक जो है 42% नेशनल जो प्राइसेस हैं नेशनली डोमेस्टिकली 42% जब वो बढ़ी हैं। तो ये जो ट्रंप साहब जब वो कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं ना इस जंग के असरात को अमेरिका तक, वो कंटेन हो नहीं पा रहे हैं। और वहां पर एक और अब मसला चल पड़ा है, चूंकि 60 दिन मुकम्मल हो गए, कल जब वो 60 दिन मुकम्मल हो गए थे इस जंग को, तो 60 दिन के बाद तो लीगल कोई जवाब नहीं है अमेरिकी सदर के मुताबिक अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे तो इंटरनेशनली तो एक दिन का भी जवाब नहीं है किसी मुल्क पर अटैक करने का, लेकिन अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन 60 दिन आप कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद तो फिर लाजमी कांग्रेस से इजाजत लेनी है। तो अब डेमोक्रेट्स जो हैं वो लॉ सूट फाइल करने जा रहे हैं ट्रंप के खिलाफ, क्योंकि 60 दिन से टाइम ऊपर हो गया है और ट्रंप की जो मिलिट्री कार्रवाइयां हैं वो ईरान के खिलाफ इस वक्त जारी हैं। ये इकोनॉमिक ब्लॉकेड एक वॉर होती है। अच्छा, ये इसका ये मतलब नहीं है कि कांग्रेस को बड़ी जंगें रुकवाई हैं। कांग्रेस क्या है, कांग्रेस कुछ भी नहीं है। कांग्रेस ने आज तक किस अमेरिकी सदर की अकाउंटेबिलिटी की है कि तुमने फलां मुल्क में जंग क्यों छेड़ी? क्या अकाउंटेबिलिटी जो कांग्रेस ने कर ली है? इस दफा तो प्रेशर सिर्फ यह है कि अमेरिका का नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अब बहरहाल वहां पर भी एक वो लॉ सूट फाइल करने जा रहे हैं ट्रंप के खिलाफ के, और आप देखेंगे अदालतों से ट्रंप के खिलाफ ही फैसले हैं। और ये तो बात बड़ी क्लियर है, बड़ी वाजे है। वे 60 दिन से ऊपर हो गए हैं, तो अब वो ट्रंप जारी रखे हुए और वो कांग्रेस से अप्रूवल लेने का कोई इरादा नहीं रखता। और मीनवाइल जब वो एक और चीज इंपॉर्टेंट है, क्यूबा के ऊपर किसी भी वक्त अमेरिका कोई मिलिट्री अटैक कर सकता है, मिलिट्री ऑपरेशन कर सकता है। आज सेनेट में फिर करारदाद लाई गई कि ट्रंप की अथॉरिटी को क्यूबा में मिलिट्री एक्शन करने से रोका जाए। इस रेजोल्यूशन को भी सेनेट ने रिजेक्ट कर दिया। वोटों का फर्क सिर्फ 4 है, जितनी भी रेजोल्यूशन लाई गई है उसमें 4 से 5 फर्क आ रहा है वोटों का। तो मार्जिन बहुत थोड़ा है, मिड टर्म इलेक्शन के बाद ये सूरत हाल तब्दील हो सकती है। अच्छा, अब ये यहां पर टेक्निकल बात है, यानी कांग्रेस ने अप्रूव नहीं किया, ना ही ईरान जंग को और ना ही अभी क्यूबा की जंग को उन्होंने अप्रूव किया है, लेकिन रिजेक्ट भी नहीं किया है, यानी ट्रंप को लिमिट भी नहीं किया उन्होंने। सो क्यूबा पर भी करारदाद लाई गई थी कि पहले ही ट्रंप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया जाए, लेकिन चूंकि रिपब्लिकन्स की मेजोरिटी है सो उन्होंने वहां पर भी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, तो वहां पर भी एक ऑपरेशन होगा। तो खुद अमेरिका काफी ज्यादा क्राइसिस जब फेस कर रहा है। लेबनान में हमला हुआ, उनके पेरेंट्स और उनके 2 बच्चे जो है वो शहीद हुए अभी लेबनान में जो अटैक हुआ है। तो इसका क्या जवाब है लेबनीज गवर्नमेंट के पास? कर लें हिजबुल्लाह को कंडेम कर लें, इससे क्या नतीजा निकल आएगा? रीजन इससे क्या नतीजा निकाल लेगा? पता नहीं ये कब जो है वो होश के नाखुन लेंगे। और जरा ये भी सुन लें, रशियन मीडिया इसको कोट कर रहा है, $334 मिलियन इसराइल जो है वो पास कर रहा है बजट, गुलाम हाइट्स के अंदर सेटलमेंट्स को एक्सपैंड किया जाएगा। ये अलशरा के लिए खास तोहफा है इसराइल का। ये देखें, अलशरा इस तरह से नहीं टिक सकता कि वो अपना उसका मुल्क है, उसके ऊपर इसराइल एक्सपेंशन कर रहा है और ये खामोश बैठा हुआ, नहीं कहता नहीं हमारा दुश्मन तो ईरान है। इस तरह से ये नहीं चल सकता। शाम के लोग आज भी फलस्तीन के साथ खड़े हैं, और वैसे भी अपने मुल्क के खिलाफ ऑक्यूपेशन तो कोई मुल्क भी उसके लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी खबर आई कि नेतन्याहू का दौरा जब वो वाशिंगटन के लिए होने जा रहा है, फिर खबर आई कि नहीं, नेतन्याहू के ऑफिस ने कहा कि कोई दौरा जब नहीं होने जा रहा, नेक्स्ट वीक की ये खबर आई थी। अच्छा, लंदन के अंदर एक स्टैबिंग अटैक हुआ है, एक इनके मजहब के किसी शख्स के ऊपर, एक शख्स के ऊपर एक स्टैबिंग अटैक हुआ। सो इस तरह के वाकयात जो है वो ज़ाहिर है काबिल मज़म्मत हैं, और इस पर फिर लॉबी ज़्यादा शोर मचाती है, यानी कि ये देखें हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो अभी इजरायली सदर कह रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो फौरी एक्शन ले, फलां करे। सो इस तरह के इकदाम होने भी नहीं चाहिए।
एंड इससे लॉबी को फ़ायदा एक तरह से पहुंचता है कि वो ज़्यादा अपना प्रोपोगेट कर पाती है। बहरहाल ये एक इशू इस वक्त जब वो बना हुआ है। अब आप ज़रा आ जाएं कि इस वक्त जब वो कांग्रेस में ब्रीफिंग हो रही है सेक्रेटरी ऑफ वॉर की और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की, ये पहली हेयरिंग है जो वहाँ पर हो रही है। बड़ी अहम तरीन बातें वहाँ से जब वो सामने आ रही हैं। अभी जो कि लाइव जारी है, तो मैं आपके सामने कुछ चीज़ें जो अभी तक रिपोर्ट हो गई हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जनाब अली, पेंटागन चीफ ने, पीट हेगसेथ ने ये इतराफ़ किया है हाउस के सामने कि $25 बिलियन इस जंग का खर्चा आ चुका है। मोस्टली जब म्यूनिशन के ऊपर आया, डेफिनेटली ये इससे कहीं ज़्यादा होगा, लेकिन $25 बिलियन इन्होंने झोंक दिए हैं अपने बेबी के लिए। ये अब ऑफिशियल नंबर्स हैं, $25 बिलियन। इससे अमेरिका में कॉस्ट ऑफ लिविंग का क्राइसिस जब खत्म किया जा सकता है, जितने पैसे इन्होंने यहां पर झोंक दिए हैं। तो फिर उसने जब वो डेमोक्रेट्स को निशाने पर लिया। अब आप देखना कि अंदरूनी कशीदगी बढ़ रही है। इसने कहा है कि इस वक्त हमारा सबसे बड़ा जो एडवर्सरी है, यानी दुश्मन है, वो डिफीटिस्ट डेमोक्रेट्स हैं। इस वक्त सबसे बड़े जो एडवर्सरी हैं हमारे, वो डेमोक्रेट्स हैं। यानी वो कह रहा है कि रशिया, ईरान, इन सबसे बढ़कर ये डेमोक्रेट्स हमारे दुश्मन हैं। इनका रैकलेस और फैकलेस एंड डिफीटिस्ट बिहेवियर जो है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये अंदरूनी कशीदगी जब वहां पर बढ़ रही है, डेमोक्रेट्स जब लॉ सूट लेकर आ रहे हैं और मिड टर्म इलेक्शन की वो तैयारी कर रहे हैं, अगर वो जीत गए मिड टर्म इलेक्शन, वोटों का फर्क पहले ही 4 है, तो ये पीट हेगसेथ भी इंपीच हो सकता है, इसको फारिग करेंगे वो, और ट्रंप की इंपीचमेंट जब वो भी हो सकती है, क्योंकि ट्रंप इस वक्त लोएस्ट पॉपुलैरिटी उसकी जा चुकी है और वोटर्स बकायदा कह रहे हैं कि हमें फील होता है हमें धोखा दिया गया। और टकर कार्सन ये बात कर चुका है, उसने बकायदा माफी मांगी है ट्रंप को सपोर्ट करने पर कि ये उससे बहुत बड़ी गलती हुई है कि उसने ट्रंप को जब सपोर्ट किया। पीट हेगसेथ से इसके अमेरिका, अच्छा ये बहुत बड़ा वाकया, पीट हेगसेथ ने अनाउंस कर दिया है हाउस के सामने कि हम इंडस्ट्री को वॉर टाइम इंडस्ट्री के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा वाकया है। यानी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर ईरान, अमेरिका जो है वो हर 5 मिनट में एक एयरक्राफ्ट बना रहा था। हर 5 मिनट में जब वो एक एयरक्राफ्ट बना रहा था, ठीक है ना। सो ये है वॉर टाइम कि आप मैसिव प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो मैसिव प्रोडक्शन जब अमेरिका क्यों कर रहा है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक और बड़ी, इस जंग की भी और मजीद बड़ी जंगों की जब वो तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो बहरहाल ये इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर की। आप निराश रोका करें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।